नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। SIR यानी जिसको विपक्ष वोट चोरी कह रहा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यानी गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का, और विपक्ष की भाषा में वोट चोरी, उसको लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग जिस कदर फंसा हुआ है, घिरा हुआ है, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके 65 लाख मतदाताओं की सूची मांगी है और उन सारे मुद्दों को लेकर संसद में चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं मिल रही है। आज एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, लेकिन चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की गई। और इधर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन की आज एक बड़ी बैठक हुई है। अब से कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर, और शाम को खबर है कि एक विपक्षी नेता एक बार फिर, विपक्षी गठबंधन के सभी नेता एक बार फिर जुटेंगे डिनर डिप्लोमेसी में, यानी राहुल गांधी के घर पर दावत दी गई है। उससे पहले आज 1:30 बजे हमारे कार्यक्रम के बाद, कुछ देर बाद, जब राहुल गांधी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसमें जैसा उन्होंने कहा है कि उनके पास ऐसे तथ्य हैं, दस्तावेज हैं, प्रमाण हैं कि उससे एक बड़ा विस्फोट होने वाला है, यानी बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर कैसे पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको उन्होंने हाईजैक किया हुआ है। जो आरोप अभी तक लगातार विपक्ष लगा रहा है, लेकिन न तो चुनाव आयोग उस पर संज्ञान ले रहा है और न ही संसद में उस पर चर्चा की अनुमति दी जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 65 लाख सूची से गायब किए गए मतदाताओं का एक ब्यौरा मांगा है, उससे चुनाव आयोग अब जरूर परेशानी में दिख रहा है और अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को होनी है। लेकिन आज की जो गतिविधियां हैं और सड़कों पर जिस तरह से उतरकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करने की एक रणनीति बनाई है विपक्ष ने, अब चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी मुसीबत है। सरकार चर्चा से लगातार भाग क्यों रही है, यह भी एक बड़ा सवाल बना है। लेकिन आज की राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अमलेंदु जी, उसको लेकर एक ये माना जा रहा है, जो पिछले दिनों दावा किया था राहुल गांधी ने कि वो बड़ा खुलासा करने वाले हैं, लगता है कि आज उसके बारे में कुछ बताने वाले हैं। जी सॉरी समीर जी, हाँ, आज राहुल गांधी बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और वो पोस्टर जो उन्होंने जारी किया है कि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो 1:30 बजे, राहुल गांधी ने खुद भी जारी किया है और कांग्रेस ने भी इसको जारी किया है, वो भी हम लोग दिखा सकते हैं पोस्टर। और उसमें वोट चोरी उन्होंने साफ साफ जो है वो लिखा है कि वोट चोरी पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो कोई बड़ा खुलासा आज होगा इस मसले पर, और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग बुरी तरीके से समीर जी घिरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी घिरा हुआ है, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में घेर लिया है चुनाव आयोग को, और जनता ने सड़कों पर घेरा हुआ है और विपक्ष ने संसद में घेरा हुआ है। चुनाव आयोग हर तरफ से घिरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी जबरदस्त तरीके से घिरे हुए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। और आज राहुल गांधी ने एक अहम पहल करते हुए जो इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई सुबह, उस बैठक के बाद आज शाम को डिनर डिप्लोमेसी के तहत एक डिनर भी राहुल गांधी ने रखा है, वो भी इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए डिनर है। कई मुद्दों पर उस पर चर्चा होगी और राहुल गांधी बेंगलुरु में जाकर प्रदर्शन भी करेंगे, उसकी भी तैयारियां बेंगलुरु में जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ ही वो प्रदर्शन है, वोट चोरी के खिलाफ ही प्रदर्शन है। तो ये एक बड़ा आज खुलासा होने जा रहा है और राहुल गांधी ने कहा था कि जब मैं इस बात को खोलूंगा तो एटम बम है ये, चुनाव आयोग कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। अब देखना यह कि राहुल गांधी क्या क्या खुलासे करते हैं, बड़े खुलासे होंगे राहुल गांधी के, उसको भी हम लोग सुनेंगे इस कार्यक्रम के बाद जब वो करेंगे, अलग से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग करेंगे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन ये बड़ा मसला जो है बनने जा रहा है, चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरा हुआ है। जी बिल्कुल, इसको एक बार हम फुल स्क्रीन पर देखेंगे। जो राहुल गांधी ने जो पोस्टर जारी किया है और साफ तौर पर इसमें बाएं कोने पर लिखा हुआ है वोट चोरी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आज दिल्ली के इंदिरा भवन में करने जा रहे हैं। और बड़ा खुलासा ये माना जा रहा है कि बहुत सारे जो तथ्य हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से लेकर हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव और यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी, और उसको लेकर एक बड़ी खबर या कह लीजिए कि एक बड़ा खुलासा जिसको कहा था राहुल गांधी ने कि उसको बताने पर एक बिल्कुल वो एटम बम की तरह होगा, यानी बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश होने जा रहा है जो राहुल गांधी का दावा है। और इसको लेकर विपक्ष जिस तरीके से चुनाव आयोग और सरकार को घेरे हुए है, उसको देखते हुए यह लग रहा है, और उस पर चर्चा की मांग भी नहीं स्वीकार की जा रही है, तो यह सवाल उठ रहा है कि आखिर
सरकार और चुनाव आयोग क्या छिपाना चाहते हैं। इस चर्चा की अनुमति तो सरकार को देनी है, सरकार उस पर चर्चा से भाग क्यों रही है। चुनाव आयोग का मसला है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन अगर उसकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, इतने बड़े विपक्ष को अगर उस पर भरोसा नहीं है, तो फिर आखिर उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। इसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से आज भी यह प्रदर्शन जारी रहा और चर्चा की अनुमति नहीं मिली तो लोकसभा की कार्यवाही फिर आज स्थगित की गई। लेकिन संसद परिसर में यानी सदन के बाहर विपक्ष का यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सभी सांसद इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन के सभी दलों के सांसद हैं। सोनिया गांधी खुद समीर जी हर प्रदर्शन में रोज शामिल हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 83 वर्ष की अवस्था में रोज शामिल हो रहे हैं और पूरा विपक्ष जो है इस मसले पर शामिल हो रहा है। कल जो विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस मसले पर वो भी इस गठबंधन उस प्रदर्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा। और इधर एक बड़ी खबर समीर जी पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने आदेश दिया था ममता बनर्जी की सरकार को कि कुछ अधिकारी हैं उनको निलंबित कर दिया जाए। उस पर ममता बनर्जी ने कल साफ तौर पर कह दिया कि हम आपके आदेश का पालन नहीं करेंगे और हम अपने अधिकारियों को निलंबित नहीं करेंगे। यह बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने चुनाव आयोग को दी। झारग्राम में कल उन्होंने एक जनसभा में कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, अधिकारियों को कल निलंबित नोटिस दिए गए। क्या अभी तक चुनाव की घोषणा भी हुई है? कौन सा कानून उन्हें इस समय निलंबित करने की इजाजत देता है? आप सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, हम ऐसा करेंगे, हम उन्हें निलंबित नहीं करेंगे, मैं आपकी पहरेदार बनी रहूंगी। और ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनावों में अभी काफी समय बाकी है, फिर भी चुनाव आयोग ने लोगों को निलंबित करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग भाजपा का बंधुआ मजदूर है। चुनाव आयोग अमित शाह और भाजपा की दलाली कर रहा है। गृह मंत्री को लगता है कि वो जो कहेंगे वही होगा और ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। तो ये समीर जी अब चुनाव को इस तरह की चुनौतियां भी मिलना शुरू हो गई हैं, इसके लिए जिम्मेदार खुद चुनाव आयोग है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है अमलेंदु जी की ना तो आचार संहिता लगी है, न चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है। चुनाव आयोग कैसे अधिकारियों की निलंबन की सिफारिश कर सकता है? यानी ये तो सीधे तौर पर राज्य सरकार के कार्यों में, उसके अधिकारों में हस्तक्षेप है। हाँ, बिल्कुल हस्तक्षेप है, क्योंकि चुनाव आयोग का अधिकार केवल तभी होता है जब चुनाव की सूचना जारी हो गई हो, और तब उस समय भी समीर जी कानून में ये अधिकार नहीं है। ये जो एक आदर्श आचार संहिता बनती है उसके तहत राजनीतिक दल मिलकर उसको तय करते हैं, उनकी बनाई हुई आदर्श आचार संहिता है, उसमें ये अधिकार दिया गया है चुनाव आयोग को कि आप उस समय सब अपने हाथ में ले लें। तो उस समय लेता है, तो उस समय आप करते हैं, राज्य सरकार को कहते हैं कि आप इनको हटाइए। लेकिन अभी आपका ना चुनाव हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो आप कैसे इस समय जो है कह सकते हैं कि आप जो है वो निलंबित करेंगे? तो ये बड़ी चुनौती ममता बनर्जी ने दे दी। और ममता बनर्जी ने कल साफ तौर पे कहा कि अमित शाह पहले अपनी मां का और अपने पिता का जन्म पत्र दिखाएं, उसके बाद सारी दुनिया से मांगे। जी बिल्कुल, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और प्रदर्शन जारी है, विरोध हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग किस तरह से राज्य सरकारों को धमकी दे रहा है, और यही नहीं, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब 65 लाख मतदाताओं की सूची मांगी, जिस सूची को देने के लिए कल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है चुनाव आयोग को, उस सूची के मांगने पर और उनके पास 2-2 एपिक आईडी होने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उसको लेकर क्यों एफआईआर दर्ज कराई गई है, आप चर्चा के दौरान हम लोग लगातार इसकी बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे पास मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, और बाद में चुनाव आयोग ने दावा किया कि उनके पास 2 एपिक कार्ड है। 2 एपिक नंबर अगर है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सारी चीजों के लिए चुनाव आयोग यानी अभी तक वो धांधली करता रहा है और अब एक दूसरी धांधली करके अपनी मतदाता सूची को रिवाइज कर रहा है। इसका मतलब सीधे यही निकल रहा है, विपक्षी सांसद यही बता रहे हैं, विपक्षी नेता यही बता रहे हैं। एक बार सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं तेजस्वी यादव पर हुए एफआईआर को लेकर, कि किस तरह से चुनाव आयोग नेताओं को भी धमका रहा है, राज्य सरकार पर दबाव बना रहा है। यह तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से बिल्कुल जैसे लग रहा है कि तहस नहस हो गई हो। राज्य सरकार में चुनाव आयोग कैसे एक निर्देशित कर सकता है कि किसी अधिकारी को निलंबित किया जाए या उसका ट्रांसफर किया जाए? सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को क्या कह रही हैं। कुछ राज्यों में, किसी राज्य में डिलीशंस हो रहे हैं, ये कहां तक जो मन में लोगों के प्रश्न आते हैं वो कब तक उससे बचकर निकलेंगे। और रही बात तेजस्वी यादव जी को लेकर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सामने हैं जहां पे वोटर डिलीशन, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वाज टू आइडेंटिफाई या बल्कि टू हाईलाइट कि कैसे वोटर्स का नाम डिलीट किया जा रहा है जो वोटर लिस्ट सामने आई है। अब जब स्क्रूटनी चालू होगी तो और लोग उनके डिलीशंस होंगे। तो
फिर से उनको टारगेट करना, उनको अपना निशाने पे साधना दिखा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब एंटायरली कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशन बन चुका है, जो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स से चल रहा है और बीजेपी के कहने के अनुसार ऑपोजिशन को अक्यूज करा। तो तेजस्वी यादव पर किस तरीके से उन्होंने तो पर्दाफाश किया, बताया कि आखिर चुनाव आयोग जो ड्राफ्ट सूची मतदाताओं की जारी किया है उसमें किस तरह से खामियां हैं, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। और बड़ा सवाल है, 65 लाख मतदाताओं की अब सूची मांग ली है, ब्यौरा मांग लिया है चुनाव आयोग ने, वो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा और परसों तक ही यानी 9 तारीख तक उसको देना है, शनिवार तक ये उपलब्ध कराना है। 12 तारीख को अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होनी है, लेकिन ये एक अलग याचिका पर निर्देशित किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये सूची क्यों नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा ब्यौरा, क्योंकि चुनाव आयोग उन 65 लाख मतदाताओं का ब्यौरा नहीं दे रहा है कि किनके नाम उसने काटे हैं। संख्या तो बता दिया कि इतने लाख लोग मर गए हैं, इतने लाख पलायन कर गए हैं, लेकिन वो कौन से लोग हैं जिनका नाम आपने काटा है। राजनीतिक दल मांग रहे हैं तो उनको नहीं मिला, उसके लिए राजनीतिक दलों को रुख करना पड़ा चुनाव आयोग की ओर, और चुनाव आयोग ने कहा कि आप देने के लिए ये ब्यौरा बाध्य है, आपको देना पड़ेगा और शनिवार तक आप दीजिए। तो एक बड़ा झटका चुनाव आयोग को जरूर लगा है 12 तारीख की सुनवाई से पहले, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से इन सारे मुद्दों पर विपक्ष को इग्नोर कर रहा है वो बहुत हैरान करने वाली बात है। और कांग्रेस पार्टी अब आज बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की, उसके बाद अभी 1:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही वाले हैं। कल बेंगलोर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चुनाव आयोग के सामने होने वाला है, क्योंकि वहां पर भी चुनावी धांधली की शिकायतें हैं और सबूतों के आधार पर चुनाव आयोग में शिकायत की भी गई, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो कल के प्रदर्शन के बारे में बता रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। The preparation for Vote Adhikar rally are in full swing. Every single Congress person of Karnataka and common people are participating in this clarion call as also a drive to cleanse the voter list, save democracy and save constitution by Rahul ji, Khadge Sahab and the Congress party. Thank you. सवाल ये भी है कि जब आपके पास प्रूफ है तो क्यों आप कोर्ट को नहीं दिए? क्यों नहीं लिया? Same day, BJP is also planning a protest to agitate. They want to save fake voters. We want voter list to be cleansed. What is in the interest of democracy? I leave it to your viewers to see. The entire country knows a transparent, accountable voter list is the only guarantee to save democracy in this country. बहुत बढ़िया। तो ये इसको लेकर किस तरह से उस सूची को लेकर अब बाध्य हुआ है चुनाव आयोग देने के लिए, और बड़ा एक प्रदर्शन की तैयारी, प्रदर्शन लगातार संसद भवन परिसर में हो रहा है। मांग हो रही है कि चर्चा की अनुमति दी जाए, उस पर तथ्य रखे जाएं, लेकिन चर्चा की अनुमति नहीं मिल रही है। सड़कों पर संघर्ष की तैयारी कर चुका है विपक्ष। तो ये चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा माहौल ऐसा लग रहा है कि पहली बार बनता दिखाई पड़ रहा है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, पहली बार चुनाव के खिलाफ बड़ा माहौल बन रहा है और पूरे देश भर में बन रहा है और संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब तरफ जो है चुनाव के खिलाफ एक माहौल बन रहा है। चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरा हुआ है और ये आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के दलाल के रूप में काम कर रहा है। ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पर कहा है कि अमित शाह के दलाल के तौर पर काम कर रहा है जी। तो ये एक बड़ी बात समझी है और किसी भी संवैधानिक संस्था का इतना शरण नहीं हुआ पिछले 78 सालों में जितना पिछले 11 सालों में चुनाव आयोग का हुआ है। तो लगातार चुनाव के ऊपर आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग अपनी ढीठता से बाज नहीं आ रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और ट्रोल बन चुका है चुनाव आयोग जी, सोशल मीडिया पर ट्रोल की तरीके से व्यवहार कर रहा है और तमाम राजनेताओं का अपमान कर रहा है। मुझे लगता है कि तमाम राजनेताओं को जिन के खिलाफ उसने मिसलीडिंग कहा है सबको मानहानि के मुकदमे जो दायर करने चाहिए चुनाव के ऊपर और मुख्य चुनाव तो ज्ञानेश कुमार के ऊपर। ये आरोप लग रहे हैं कि चूंकि ज्ञानेश कुमार जो है वो अमित शाह के बहुत नजदीकी हैं और अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी तैयारियां अमित शाह का कब्जा कराने के लिए जो है ये तैयारियां चल रही हैं। चुनाव आयोग जो भी कर रहा है वो इसलिए कर रहा है, अब ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है, कौन किसको प्रमोट कर रहा है किसको नहीं कर रहा है, लेकिन ये चर्चाएं चलने लगी हैं। चूंकि आरएसएस ने दबाव बढ़ा दिया है कि 17 सितंबर से पहले नरेंद्र मोदी को रिटायर होना है, तो नरेंद्र मोदी सब कुछ जो है वो अमित शाह के हाथ सौंपना चाहते हैं, ये समझ में आ रहा है। समीर जी बिल्कुल ये समझ में आ रहा है, हालांकि ये अंदरूनी राजनीति है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग और सरकार और भारतीय जनता पार्टी जैसा कि विपक्ष का आरोप है, अगर ये मिलकर देश की चुनावी प्रक्रिया को
हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा संकट है। और इसीलिए पूरा का पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। मांग हो रही है कि इस पर इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर चर्चा कराई जाए, लेकिन मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन चर्चा की मांग की अनुमति नहीं दे रहे हैं, इस पर चर्चा को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं और लगातार सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है और सदन को स्थगित किया जा रहा है। आज फिर वही दोहराया गया। हम लोग लगातार ब्रेकिंग में इस बात की चर्चा पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, कि कैसे सदन बाधित हो रहा है। सदन में कोई कामकाज नहीं हो रहा है, संसद के दोनों सदनों में, लेकिन जो इस मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। देखेंगे आज फिर एक बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई और क्यों ऐसा हो रहा है। हर बार लोकसभा अध्यक्ष वही बयान देते हैं जो रोज दे रहे हैं कि आप लोग शांति से करिए, सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है उस पर क्यों नहीं चर्चा कराई जा रही है। आज कैसे स्थगित हुई सदन, देखते हैं। कार्यक्रम अब 31 मार्च 2025 को इसको समाप्त कर दिया गया। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण मंत्रालय विभागों पर चर्चा है। विशेष रूप से हमारे जनजातीय क्षेत्र के बहुत माननीय सदस्य आज प्रश्न पूछना चाहते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी प्रश्न लगाते हैं लेकिन प्रश्न नहीं पूछे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। आपको जनता ने बहुत अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है सदन चले, सदन में चर्चा हो, संवाद हो, प्रश्नकाल पर महत्वपूर्ण सवाल उठे, सरकार की जिम्मेदारी तय हो। मैं रोज आपसे आग्रह करता हूं, लेकिन रोजाना आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना चाह रहे हैं। आप तख्तियां लेकर आ रहे हैं। आपको जिस विषय पर भी चर्चा करनी है, संवाद करना है, आप नियम प्रक्रियाओं के तहत नोटिस दो, मैं आपको सब पर अलाउ करूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, देश की जनता आपको देख रही है कि आप चुनकर आने के बाद भी लोकतंत्र की मर्यादाओं, परंपराओं का पालन नहीं कर रहे। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। मैं सदन की कार्रवाई चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये फिर से स्थगित की गई। और अमलेंदु जी, स्पीकर आज फिर वही बात दोहरा रहे थे कि आप लोग नियोजित तरीके से, यानी विपक्षी दल नियोजित तरीके से सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते और मेरी कोशिश होती है कि सदन सुचारू रूप से चले। तो इतनी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष, उसकी अनुमति देने में क्या दिक्कत है आपको? हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसकी अनुमति देने में आपको क्या दिक्कत है, और आप अनुमति दीजिए। और ये तो स्पीकर का दायित्व है कि वो सदन में चर्चा कराएं। अगर सदन में स्पीकर चर्चा नहीं करा पा रहे हैं और विपक्षी मांग पर चर्चा नहीं करा पा रहे हैं समीर जी, इसका मतलब कि स्पीकर कमजोर है। वरना स्पीकर अगर सत्ता पक्ष के किसी उस पर कराए और विपक्ष चर्चा ना होने दे, तब तो ये समझा जा सकता है भी विपक्ष तगड़ा था, उसने नहीं होती। यहाँ तो विपक्ष खुद मांग कर रहा है कि चर्चा कराओ और सरकार भाग रही है। इसका मतलब स्पीकर कमजोर है, सत्ता पक्ष के दबाव में ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। वरना स्पीकर को दिक्कत क्या है, सरकार को आदेश दे कि भाई आप विपक्ष पर चर्चा चाहता है, सरकार अपना इस पर जवाब दे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन स्पीकर जो है वो शायद घबराए हुए से लगते हैं, या हो सकता है कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ साहब का त्यागपत्र हुआ उससे घबराए हुए हो कि उनका भी त्यागपत्र ना ले लिया जाए अगर वो सदन में चर्चा करवा दें। तो ये सब भी बातें चल रही हैं। तब ये देखा जाएगा कि वो किस तरह से करना चाहते हैं ओम बिरला साहब। लेकिन ये बात सही है कि सरकार जो है वो डरी हुई दिखाई पड़ती है और वो चर्चा नहीं चाहती। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि विपक्ष तो उसने गलती कर ली, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली और सिंधु पर चर्चा कराकर हम तो जवाब देना जानते हैं। तो फिर अगर आप जवाब देना जानते हैं, जवाब दीजिए, भाग क्यों नहीं फिर चर्चा से? प्रधानमंत्री खुद भाग रहे हैं, पूरी सरकार भाग रही है, बीजेपी भाग रही है। विपक्ष सवाल पूछा और प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम तो जवाब देना जानते हैं। अगर देना जानते हो जवाब दो, फिर दे क्यों नहीं रहे हो?
सदन क्यों नहीं चलने दे रहे? अगर आप जवाब देना जानते हैं तो सवाल उठता है ना कि आप देश का पैसा बर्बाद क्यों करा रहे हैं? ये प्रधानमंत्री से सवाल उठता है समीर जी। लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से सदन में भले ही नहीं चर्चा की अनुमति दी जा रही है, लेकिन कई मोर्चों पर विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेर रखा है। अब सड़कों पर उतरने की भी तैयारी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि वो 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी करे, इन सब को देखते हुए अब जो ये सवाल उठा रहे हैं इस तरह के, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी शुरू हुई है। तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लेकिन उसको लेकर विपक्ष जबरदस्त गुस्से में है। एक बार सुनते हैं पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है कि चुनाव आयोग से जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब न देकर सवाल पूछने वाले के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। सुन लेते हैं पप्पू यादव को क्या कहते हैं। अच्छा, इनको कोई काम है? चोरी भी, सीना जोड़ी भी, चोरियों करियन, भूल से कोई मुंह से निकल जाए या भूल से कोई बात हो जाए तो क्या आप फांसी दे दोगे? तेजस्वी यादव ने का इंटेंशन क्या है? तो तेजस्वी यादव तो या कोई आदमी तो बिहार और बिहारी को बचाने की बात कर रहा है। बात है चोरी का, बात है पिछले दरवाजे से सत्ता पर बैठने का, बात है कि आपको एक महीने के अंदर 22 लाख मृत, 35 लाख मिसिंग, 8 लाख डबल वोटर कार्ड। ये आप किस सैटेलाइट से, कहां से लाए थे? टर्की से? कौन सैटेलाइट से पता कर लिए? आप लगातार जो हमला कर रहे हो, आप प्रवक्ता बन गए हो। और मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव जी कोई जानबूझ करके नहीं बोले होंगे। आप जहां पर पूरा का पूरा मृत हो गया, वो वोटर लिस्ट में नाम है, जो जिंदा है वो मृत कर दिए, तो आपको कौन नोटिस देगा? आपको रिजाइन करना चाहिए था बिहार के इशू पर। क्या बात आप कर रहे हो? यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर 65 लाख लोग मतदाता सूची जो बाहर कर दिए, तो आपको पता कैसे लगा? ऐसी कौन सी तकनीक अपनाई गई कि वह सारे के सारी पूरी सूची आपके पास आ गई? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दिखाइए, तब फिर हाथ पांव फूल रहे हैं चुनाव आयोग के। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग के हाथ पांव एकदम बुरी तरीके से फूल रहे हैं, चूंकि अब ये सवाल पूछ लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप बताइए भाई आपने किन के नाम काटे हैं। यहाँ आपके वकील ने कहा था कि एक भी नाम कटेगा तो उसको नोटिस दिया जाएगा। अभी तक आपने ये सूची क्यों नहीं दी कि कौन से नाम काटे हैं, कौन से नाम आपने इसमें किस आधार पर काटे हैं, ये बताना पड़ेगा। तो अब इससे चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, उन्होंने भी बिहार में जो विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है उसको लेकर अपनी बात रखी है। समीर जी बिल्कुल, सुन लेते हैं धर्मेंद्र यादव को भी। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की जा रही है और उसको लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। लोकसभा की कार्यवाही अब 2 बजे तक के लिए फिर स्थगित कर दी गई, बिल्कुल उसी पैटर्न पर। पहले 12 बजे तक के लिए और उसके बाद फिर 2 बजे तक के लिए, फिर सारे दिन के लिए। 21 जुलाई यानी जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से यही क्रम चल रहा है। लेकिन इतने गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की अनुमति स्पीकर नहीं दे रहे हैं कि आखिर SIR के मुद्दे पर चर्चा होनी जरूरी है या नहीं जरूरी है। आखिर क्यों नहीं दे रहे? संसद का इतना समय वक्त बर्बाद हो रहा है, बावजूद इसके घंटे 2 घंटे की चर्चा की अनुमति उस पर नहीं दी जा रही है। खैर, सुनते हैं क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव बिहार में चल रही SIR को लेकर। और ये आखिरी हथकंडा अपना रहे हैं वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करके चुनाव जीतने का। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जिस दिन से SIR आई थी, अगर वास्तव में बिहार में इतनी वोटर लिस्ट गलत थी तो बिहार के 40 MPओं को पहले इस्तीफा देना चाहिए, जो भी निर्वाचित होकर आए इसी वोटर लिस्ट पर। कोई तर्कसंगत बात नहीं है, ना चुनाव आयोग के पास, ना सत्ता पक्ष के लोगों के।
तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से उठ रहा है कि आखिर उसी चुनावी मतदाता सूची से तो लोकसभा के सांसद भी चुनकर गए हैं, बिहार के 40 सांसद चुनकर गए हैं। तो अगर वो गलत है, 65 लाख उसमें फर्जी मतदाता थे, तो फिर जितने 40 सांसद चुने गए हैं वो भी गलत हैं, उनका निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए। उनका निर्वाचन कैसे स्वीकार किया जा सकता है? और दूसरी बात यह है कि 1 साल पहले उसी मतदाता सूची से चुने गए, तब मतदाता सूची तैयार करने में चुनाव आयोग ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया था, या फिर मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ये बताना चाहते हैं कि पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में पूरा का पूरा आयोग जो है वो फर्जीवाड़ा कर रहा था? हाँ, बिल्कुल ये बताना चाहते हैं कि पूरा चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा कर रहा था। अब वो पिछले चुनाव आयुक्त के उसमें कर रहा था या क्या इनके में कर रहा है या दोनों के में कर रहा है, ये तो कोई जांच होगी तो मालूम पड़ेगा। इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि फर्जीवाड़ा हुआ, क्योंकि अगर 65 लाख नाम लोग काट दिए गए, और समझ लीजिए 65 लाख नाम ही नहीं, अभी जनवरी में कराया गया था। हाँ। तो जनवरी में जब कराया गया और उसके बाद जनवरी में कराने के बाद अगर फिर 65 लाख नाम आपने काट दिए, इसका मतलब घपला बहुत बड़ा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो घपले से प्रधानमंत्री बने हुए, चुनाव आयोग कहना चाहता है शायद। तो पता नहीं चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री के बीच में क्या गड़बड़ सड़बड़ है भी कि नहीं है या क्या है, वो तो वो जाने। लेकिन ये सवाल तो उठे नरेंद्र मोदी के ऊपर कि आप ईमानदारी से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, ईमानदारी के वोटों से नहीं बने हैं, चोरी के वोटों से आप प्रधानमंत्री बने हैं, और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। धर्मेंद्र यादव का भी कहना यही है। और आज 1:30 बजे जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है समीर जी, वो इस वोट चोरी के मुद्दे पर ही हो रही है। और वोट चोरी के मुद्दे पर कल इंडिया गठबंधन को विपक्ष के और दलों का भी समर्थन मिला, जिसमें आम आदमी पार्टी शामिल थी। और अब जो आंध्र प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है जगन मोहन रेड्डी की YRCP, उसने भी कहा है कि वो इस मसले पर इंडिया गठबंधन के साथ है, एसआईआर के मसले पर। इससे पहले बीजू जनता दल जो है वो खुद चुनाव आयोग से मिलकर सवाल उठा चुका है चुनाव की गड़बड़ियों को लेकर। तो यानी दायरा बढ़ता जा रहा है विपक्ष का, और संकुचित दायरा होता जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का। आंध्र प्रदेश में अमलेंदु जी, YSRCP के नेता जगन मोहन रेड्डी ने तो समर्थन देने की इस पर घोषणा की है। अब तेलुगु देशम पार्टी जो वहां की सत्तारूढ़ पार्टी है और सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए प्रमुख बैसाखी है, एनडीए की सहयोगी है, वो भी इस मुद्दे पर किस तरह से विरोध में दिखाई पड़ रही है। हालांकि उसने आधिकारिक रूप से विरोध नहीं किया है, लेकिन चुनाव आयोग से जाकर जिस तरीके से मुलाकात की और चुनाव आयोग से जिस तरीके से सीधे तल्ख भाषा में कहा कि वहां इस तरह से नहीं एसआईआर की प्रक्रिया लागू होगी, उसको देखते हुए लग रहा है कि एनडीए में बाकायदा इस मुद्दे पर एक विभाजन दिखाई पड़ रहा है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संसद में सीधे तौर पर यह कहते हुए सुनाई पड़े कि ये इसमें पूरा का पूरा ये फ्रॉड हो रहा है। तो ये एनडीए गठबंधन में ऐसा लग रहा है कि अब केवल भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में दिख रही है। हाँ, केवल भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में दिख रही है खुलकर। और समीर जी, एक जो आरोप लगते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम संवैधानिक संस्थाओं का और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, और चुनाव आयोग के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि जो ज्ञानेश कुमार जी हैं वो अमित शाह जी के बहुत नजदीकी व्यक्ति हैं, इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं। लेकिन इन आरोपों को बल तब मिल जाता है जब कुछ खबरें सामने निकल कर आती हैं। आपको याद होगा कि जिस अधिकारी ने, ईडी के अधिकारी ने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, कपिल राज, उन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। अब वो कपिल राज VRS ले लिया था उन्होंने। हाँ, रिटायरमेंट ले लिया था। अब वो कपिल राज जो हैं वो अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज में उन्हें नौकरी मिल गई है। तो ये आरोप जो लगते रहते हैं, जैसे कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि जो AA जो है वो इस पर, इसका जो AA चीन और रूस का जो तेल का आ रहा है उस पर जो गठजोड़ है उसकी तरफ इशारा किया था। तो ये AA में से एक के यहाँ जो है वो कपिल राज ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। तो इसीलिए अब ज्ञानेश कुमार यहाँ से रिटायर होंगे तो कहाँ नौकरी ज्वाइन करेंगे, और राजीव कुमार हो गए वो कहाँ ज्वाइन करेंगे, इस पर देखने की बड़ी आवश्यकता है। समीर जी, बिल्कुल एक गंभीर मुद्दा है। और अब ये खबर आई उन्होंने VRS लिया, लेकिन अब वो रिलायंस की कंपनी में, यानी ईडी की नौकरी छोड़कर वो रिलायंस की कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। दो मुख्यमंत्रियों को उन्होंने गिरफ्तार किया था, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को। तो और अभी पिछले दिनों सत्येंद्र जैन के मामले में जिस तरह ने CBI ने 6 साल उनके खिलाफ केस चलाने के बाद उनको क्लीन चिट दे दी, ये पूरा का पूरा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका जो गठजोड़ एक तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है
है कि एक हो गया है और ये सारे मिलकर सरकार को बचाने और सरकार के लिए काम कर रहे हैं, वो बड़ा गंभीर मुद्दा है। और इन सारे मुद्दों पर जो अब चुनाव आयोग जिस तरह से घिरा हुआ है, ये इसको लेकर अब सरकार भी घिरी नजर आ रही है, क्योंकि सरकार और चुनाव आयोग के दोनों के मिलकर सांठ-गांठ के आरोप लग रहे हैं कि कैसे पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। पिछले करीब 1 महीने से लगातार ये दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हो रही है और उनमें कोई काम नहीं हो रहा है, बावजूद इसके इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। और आज जो 1:30 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो एक बड़ा खुलासा चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के सांठ-गांठ पर वो करने वाले हैं। पहले भी कह चुके हैं कि यह बहुत बड़ा खुलासा है और 100% तथ्यों के आधार पर उनके पास सारे प्रमाण है, दस्तावेज है, सबूत है। हाँ बिल्कुल, उनके पास सारे सबूत हैं और इसके बावजूद जो है अब देखते हैं कि क्या चुनाव आयोग इस पर जवाब देता है। हालांकि जब राहुल गांधी ने जोर से हमला बोला तो फिर बाद में कहना पड़ा चुनाव आयोग को कि आप हमसे आकर मिल लीजिए, चिट्ठी जारी करी कि साहब आप आकर मिल लीजिए, आपको जो बताना है बता दीजिए, वरना अभी तक मिसलीडिंग ही जो था वो खेल रहा था चुनाव। अब आज जो खुलासा होगा समीर जी, इसके बाद देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आने की संभावना है, क्योंकि राहुल गांधी के जो तमाम नेता हैं कांग्रेस के, वो जिस तरीके से पोस्टर्स जारी कर रहे हैं कि एटम बम लोडिंग, बड़ा तूफान आने वाला, इस तरह की चीजें, इसका मतलब कोई समझिए बड़ा खुलासा है जिसमें चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस जाएगा और यह साबित हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी ने रिगिंग करके जीता है। इस बीच समीर जी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ कर लगाया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश एकदम से हैं, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है, पूरा विपक्ष सवाल कर रहा है, सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल कर रहे हैं ट्रंप के ऊपर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से कुछ नहीं निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी सीनियर हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है वो एक बड़ा खतरनाक ट्वीट किया है समीर जी, वो ट्वीट हम लोग दिखा सकते हैं और आप बता दीजिए। बिल्कुल, ये सुब्रमण्यम स्वामी और ये एक लगातार बहुत ही एक कह लीजिए कि मुखर होकर और जो उनको सही लगता है और अपने चूंकि इतना ज्यादा उनका अपना एक अनुभव है और जानकारी है, उसके आधार पर लिखते हैं, तो बहुत गंभीर बात उन्होंने लिखी है कि मोदी का चीन के आगे नतमस्तक होना भारत माता के लिए विनाशकारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने 8 सालों में 10 बार बीजिंग की यात्रा की थी। वेटर बीजिंग में भारत के राजदूत थे और उन्होंने मोदी की सांस्कृतिक जरूरतों को ध्यान में रखा था। अभी अमलेंदु जी बताएंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी वेटर किसके लिए कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने निर्विवाद लद्दाख का 4060 वर्ग किलोमीटर चीन को दे दिया है। फिर भी आज शी जिनपिंग मोदी से नफरत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके मधुर संबंध हैं। क्या अब हम भारतीय सुरक्षित हैं? ये बहुत गंभीर आरोप सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। और शी जिनपिंग तो की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो बाकायदा दोस्ताना रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी निभाते रहे हैं, दावा करते रहे हैं, जाकर उनके लिए चुनाव प्रचार किया, उन्होंने नारे लगाए, जिस तरह से यहां जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है चुनाव में, वो जाकर उन्होंने किया। लेकिन ट्रंप किस तरह से भारत को न सिर्फ टैरिफ लगा रहे हैं बल्कि भारत को नीचा दिखाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं और एक अपमान कर रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने भारत की संप्रभुता पर सीधे तौर पर सवाल उठाया है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश हैं। कुछ तो है, यही तो जानना चाहता है विपक्ष। और सुब्रमण्यम स्वामी का ये जो ट्वीट है, ये तो वो भारत माता के लिए विनाशकारी है, लेकिन ये राजनीतिक माहौल में भी ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर लाने वाला है। जी बहुत बड़ा ये विनाशकारी साबित होगा। और यहाँ एक तो ये वेटर जो कहा है, उन्होंने वेटर कहा है एस जयशंकर के लिए, जो विदेश मंत्री हैं, उनके लिए वो वेटर का इस्तेमाल करते हैं। पॉडकास्ट में उन्होंने बल्कि ट्वीट किया था कि ये तो जो है मोदी का वेटर है, एस जयशंकर के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन समीर जी यहाँ और उसका किस संदर्भ में किया था अमलेंदु जी, वो भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो माय डियर फ्रेंड है ट्रंप साहब, जिनसे उनकी दोस्ती है, और अब वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने अब दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया। और यही सुब्रमण्यम स्वामी ने ही आरोप लगाया था, कहा था कि एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है, वो 2 हफ्ते से वहां इन्विटेशन कार्ड लेने के लिए बैठे और फिर भी नहीं हासिल कर पाए, हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और आखिर में यही हुआ कि वो
बड़े क्या अरमानों से रखा है कदम जो है, वो तो बड़े अरमान जो थे वो दिल में ही सब रह गए कुल मिलाकर। लेकिन जब पहुंचे भी समीर जी तो कितना बेइज्जत एक तरीके से कहा जाए किया है। यानी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ट्रंप कह रहा है कि जो ब्रिक्स देश है उन पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। ब्रिक्स खत्म हो गया, प्रधानमंत्री आप बैठे वो हंस रहे हैं, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। आप बात नहीं कर रहे हैं कि आप किस तरीके से हमारे नागरिकों को हाथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां बांधकर आप भेज रहे हैं, उस पर भी कोई प्रधानमंत्री बात नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ एक जो महत्वपूर्ण सवाल है समीर जी, वो ये है कि ये भी लिख रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने निर्विवाद रूप से लद्दाख का 4060 वर्ग किलोमीटर चीन को दे दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ट्वीट देखा है कि नहीं देखा है? जी हाँ। जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब इस ट्वीट को देखें और बताएं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी सच्चे भारतीय नहीं है, जो कि संघ के स्वयं सेवक भी रहे हैं, और जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी से बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो वो जो है वकील वकील भी है सुप्रीम कोर्ट के। तो आप जब बताएं तो जस्टिस दीपांकर दत्ता आपको डाइस पे बैठकर तो नेता प्रतिपक्ष के लिए कहने के लिए बड़ा आपने कह दिया कि आप सच्चे भारतीय नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी के लिए भी कहें कि आप सच्चे भारतीय नहीं हो सकते, और सुब्रमण्यम स्वामी के लिए भी कहें सच्चे भारतीय नहीं हो सकते। तो ये अब इसमें बड़ा हो रहा है। और इसके साथ साथ जो दूसरी बात कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो कह रहे हैं कि आज शी जिनपिंग मोदी से नफरत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके मधुर संबंध है, क्या हम भारतीय सुरक्षित हैं? यानी कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ जो है, हमारे रक्षा अधिकारी, बड़े अधिकारी, वो ये कह चुके हैं कि चीन जो था वो पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर अपने हथियारों की लाइव टेस्टिंग कर रहा था। ये हमारे सेना के अधिकारियों का वक्तव्य है समीर जी। और उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के गले पड़ने जा रहे हैं तो सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे ही उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे। हाँ, तो यही सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हो। इसीलिए पूछ रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, क्या हम भारतीय अब सुरक्षित हैं? ये एक बड़ा सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा है, और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि किस तरीके से उन्होंने चीन को 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी है। और इसको यही मुद्दा था जिस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता, जिसका जिक्र भी अमलेंदु जी कर रहे हैं, कि राहुल गांधी से उन्होंने कहा कि आपने जाकर नापा था, आपने देखा था कि वहां पर अतिक्रमण किया है चीन ने। अब वो सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे सुब्रमण्यम स्वामी से, लेकिन ये सवाल राहुल गांधी ने जाकर नापा नहीं था। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है, तमाम दस्तावेज कह रहे हैं, सबूत कह रहे हैं, उसके आधार पर यह कहा गया था, कहीं व्हाट्सएप में नहीं छपा हुआ था जिसके आधार पर यह दावा किया गया हो। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उनसे यह सवाल पूछा है, और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र, हालांकि वो तो एक ऑब्जर्वेशन था, वो डिस्कशन के दौरान बातचीत होती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको इस रूप में राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किया जैसे दीपांकर दत्ता ने उस पर अपना फैसला देते समय अपने फैसले में यह बात लिखी हो। खैर, उस पर बातचीत तो होगी, लगातार हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री घिरते नजर आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि ट्रंप का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं, उससे पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, क्या हो गया है। सुन लेते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। लेकिन ट्रंप का नाम न ले पाना, सरकार उनके नाम पर, चाहे वो देश की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं, चाहे वो किसी को भी चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप लगातार टैरिफ लगा रहे हैं, और अभी 50% लगाने के बाद कहा है अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी कड़े कदम उठाने हैं। खामोश क्यों है, नाम ट्रंप का क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नाम ट्रंप का क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन ट्रंप के सवाल के साथ साथ समीर जी SIR पर भी बवाल बिल्कुल अभी भी जारी है जी। और गौरव गोगोई जो कांग्रेस के उपनेता हैं लोकसभा में, उन्होंने SIR पर अभी अपनी बात रखी है, और उनका कहना है कि ये सरकार कह रही है कि कोई भी मंत्रालय जो है इस पर चर्चा के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आखिर जिम्मेदार फिर कौन है, संसद में कौन से सवाल उठेंगे, ये भी सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। सुन सकते हैं हम लोग कि गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, गौरव गोगोई को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। Past few weeks, many ministers in this government have cited the fact that there is no ministry responsible to discuss on matters related to the election commission and the electoral process. And they have cited past precedents or past rulings to say as if the election commission and electoral process has never been debated. Today we are busting those lies and we are fact checking the BJP ministers.
In Lok Sabha, we have discussed the electoral process, electoral reform in 2005 under short duration discussion. In 1995, regarding the postponement of elections in Bihar, in Lok Sabha there was a short duration discussion. In 1981, there was a short duration discussion regarding the absence of a time-bound provision for completing by-elections to Parliament. In Rajya Sabha, in their own tenure, in 2019, there was a short duration discussion in which the law minister at that point of time, Ravi Shankar Prasad, took part. It was a discussion on electoral reform. In 2015, through calling attention, we discussed whether NRIs should be allowed to vote through e-postal voting or proxy voting. तो सरकार तर्क दे रही है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती। वही बात गौरव गोगोई कह रहे हैं कि पहली बार नहीं है चुनाव आयोग के मुद्दे पर, चुनाव आयोग की कार्यशैली पर एक दो बार नहीं, कई बार चर्चा हो चुकी है और वो बाकायदा आप उसको उदाहरण देकर गिना रहे हैं कि ये कोई नई परंपरा नहीं है। लेकिन ये सरकार तमाम मुद्दों पर चर्चा से भागने की कोशिश करती है। हालांकि चर्चा के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि जो सवाल पूछे जाएं उसका जवाब दे, क्योंकि अभी देखा हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, 2 घंटे तक प्रधानमंत्री बोले, लेकिन जो मूल सवाल था डोनाल्ड ट्रंप क्यों दावा कर रहे हैं, 35-36 बार अब तक दावा कर चुके हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान को यह ट्रेड का डर दिखाकर सीज फायर कराया है, उस पर एक शब्द नहीं बोले। मणिपुर के मुद्दे पर इतनी मुश्किलों से तैयार हुए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, लेकिन मणिपुर पर जो सवाल थे उन पर कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बावजूद चर्चा के लिए सरकार भाग रही है। तो भाग इसलिए रही है कि बहुत सारे जो आरोप हैं, बहुत सारे जो तथ्य हैं वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे संसद के पटल पर, इसलिए वो आने भी न पाए, इसलिए चर्चा नहीं कराई जा रही। हाँ बिल्कुल समीर जी, इसलिए चर्चा नहीं कराई जा रही है, ट्रंप पर चर्चा नहीं कराई जा रही है। और ट्रंप का जो मसला है ऐसा ही, इसका 50% जो टैरिफ लगा दिया, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश है। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया अंग्रेजी में, वो ट्वीट हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन उसका जो हिंदी अनुवाद है वो भी हम लोग बता सकते हैं समीर जी। जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया है कि भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, कोई भी देश जो गुटनिरपेक्षता की विचारधारा में अंतर्निहित हमारी समय परीक्षित रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के लिए भारत को मनमाने ढंग से दंडित करता है, वो भारत के मजबूत ढांचे को नहीं समझता है। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछे हैं कि जब ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने युद्ध विराम में मध्यस्थता की, तब आप चुप रहे। उन्होंने कम से कम 30 बार ऐसा दावा किया, ये संख्या बढ़ती जा रही है। ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी तो आप मुस्कुरा रहे थे, जिसका जिक्र भी हम लोग कर रहे थे। ट्रंप ने ब्रिक्स को मृत घोषित कर दिया था। ट्रंप महीनों से रेसिप्रोकल टैरिफ की योजना बना रहे हैं, हम सभी इसके बारे में जानते थे। आपने केंद्रीय बजट में कृषि, एमएसएमई और विभिन्न उद्योगों जैसे हमारे प्रमुख क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। आपके मंत्री महीनों से अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करने की बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ तो कई दिनों तक वाशिंगटन में डेरा भी डाले रहे। आप अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करने में विफल रहे। ये बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे तमाम क्षेत्र जैसे एमएसएमई, कृषि, डेयरी, इंजीनियरिंग, सामान, इलेक्ट्रॉनिक, आभूषण, दवा निर्माण, ये सब प्रभावित हो रहे हैं इस टैरिफ से। आपकी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे निपटा जाए। आप इस विदेश नीति की तबाही के लिए 70 साल की कांग्रेस को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपने तैयार किया है। आपको याद होगा अमलेंदु जी, जिस तरीके से पींगे बढ़ाने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने भारत की पारंपरिक विदेश नीति को धता बताते हुए, उनको ये लगा और उनके समर्थकों ने ये पेश करना शुरू कर दिया कि बहुत जबरदस्त विदेश नीति तैयार कर रहे हैं। रूस को किनारे कर दिया, अमेरिका से दोस्ती करने लगे। आखिर में आज दिखाई पड़ गया। उनको ये सोचना चाहिए था कि जिन पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों ने, सरकारों ने, अगर इतने लंबे समय की जो विदेश नीति रही है, तमाम थिंक टैंक्स उसमें होते हैं जो उसको तय करने में मदद करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, उन सब को आपने किनारे कर दिया। तो ये उसका नतीजा अब दिखाई पड़ रहा है, देश को भुगतना पड़ रहा है कि कैसे उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा इतना टैरिफ और भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी वो लागू कर रहे हैं और बार बार वो दावा कर रहे हैं, वो दिखाई पड़ गया। और विदेश नीति की जो कमजोरियां हैं वो हर मोर्चे पर दिखाई पड़ रही हैं। और उन्हीं एस जयशंकर के बारे में लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी कि वहां डेरा डाले रहे कि ये टैरिफ ना लगने पाए, ट्रेड डील हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये हमारी विदेश नीति कहां जा रही है? और इसके लिए आप 70 साल
कि कांग्रेस की सरकार को कैसे दोषी देंगे? बिल्कुल समीर जी, और यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री के श्रीमुख से किसानों की बात निकली है, आदिवासियों की बात निकली है, और समझा जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो लगाया है 50% का टैरिफ, उसका जवाब बताया जा रहा है कि उसका जवाब है ये। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरे भाई बहनों के हितों के लिए कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ये प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी? प्रधानमंत्री का कौन सा व्यापार चल रहा है जो उनको चुकानी पड़ेगी? व्यक्तिगत हित उनका कहां जुड़ा है जहां अमेरिका के टैरिफ से प्रभावित हो रहा है? इसका मतलब कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री, जो राहुल गांधी ने ट्वीट था कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को खत्म कर दिया, जो राहुल गांधी का आरोप था, उसको सच कहते हुए, सच साबित करते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पर उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने बहुत तगड़ा प्रहार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। वो भी हम लोग सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन सकते हैं। और अमलेंदु जी, यहां यह भी बताना दर्शकों को जरूरी है कि इस मुद्दे पर भी ट्रंप जो इस तरह से टैरिफ लागू कर रहे हैं, उस पर भी एनडीए बटा हुआ दिख रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आपको देखिए कि इसका कितना नुकसान होगा, क्योंकि वहां पर भी एक जो बहुत सारा वहां से निर्यात होता है अमेरिका में, वहां के भी किसान और मछुआरे जो है उससे प्रभावित होंगे। खैर, सुनते हैं क्या कहा उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर कि वो किसानों के साथ हैं और ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत नुकसान है। सुन लेते हैं उद्धव ठाकरे। कहा है कि देश में किसानों को सबसे ऊपर रखा जाएगा और किसान हित के लिए हमेशा देश काम करेगा। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा है कि देश में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो दो तीन साल यहाँ जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उनको रोका गया। 6 महीने 8 महीने कई सारे किसान, ना उन्होंने गर्मी की परवाह की, ना बारिश की, ना सर्दी की परवाह की। उसमें कुछ किसान तो बेचारे मर गए। तब किसान आपको याद नहीं आए? अब किसान की याद आ रही है। तब अब जो सारे लोग कहते हैं कि मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं तो किसान का बेटा हूं, तो ये सब बेटे उस वक्त कहाँ गए थे जब उनके किसान के बेटे, मतलब जब उनके पिताजी अनशन पर बैठे थे, दिल्ली आने नहीं दिया, उनके ऊपर बंदूकें रोकी गई। बीच में काय त्याला म्हणतात किले भी खेळायला काय म्हणतात हिंदी, किलेच, वो भी डाल दिए, दीवारें खड़ी कर दी और उनको नक्सलवादी कहा गया। तब आपको किसान की याद नहीं आई। तो ये सब झूठापन आहिस्ते आहिस्ते इनका नकाब फटते जा रहे, दिन ब दिन बेनकाब होते जा रहे और असली चेहरा उनका सामने आने लगा है। इंडिया ब्लॉक के बाद बैठक होनी है दिल्ली में सर, लंबे समय के नकाब उतर चुका है, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। किसान आंदोलन का मुद्दा उठा रहे हैं कि आज आप कह रहे हैं कि हम किसान के बेटे हैं और किसानों के हित में काम करेंगे, हमारा व्यक्तिगत हित भले प्रभावित हो रहा है, लेकिन तब कहाँ आप किसानों के हितैषी बने थे जब किसान सड़कों पर थे। वही कह रहे हैं कि बेनकाब होते जा रहे हैं, कदम कदम पर सारी चीज़ें जो कुछ भी है वो सारा सब खुल रहा है और ये पता लग रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो तमाम जरूरी मुद्दों पर विपक्ष की चर्चा की मांग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, यानी जी विपक्ष को लेकर एक जो उपेक्षा का भाव है वो अभी भी बना हुआ है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, विपक्ष को लेकर उपेक्षा का भाव। उनको लगता है कि ये विपक्ष चुन के नहीं आया है, कहीं से जबरन लाके उनके सामने यहाँ पर रख दिया गया है। हाँ नहीं, उनको लग ये रहा है कि विपक्ष तो चुन के आ गया है, लेकिन वो चूंकि चुनकर नहीं आए हैं तो दिक्कत हो रही है कि चुना हुआ विपक्ष जो है गैर चुने हुए आदमी से सवाल क्यों कर रहा है। जनता ने चुना, जाओ जनता के पास जाओ। हम तो बिना चुने आ गए, हमने कर लिया सत्ता पर कब्जा, शायद ऐसा लगता है, तो इसीलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन ये मसला गंभीर होता जा रहा है और बुरी तरीके से फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है चुनाव आयोग भी और सरकार भी, और ट्रंप के 50% टैरिफ पर भी। और ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि अभी तो और भी आप देखते जाइए आगे क्या होगा। तो ये कुछ भी नहीं है, अभी और ज्यादा। एक बार सुनते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव को, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं ट्रंप की इन धमकियों पर और भारत के खिलाफ बयानबाजी पर और लगातार बढ़ाए जा रहे टैरिफ पर। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहा है। अब जो इससे प्रभावित देश हैं उनको इसके लिए कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। हालांकि अमेरिका से जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है वो ज़्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट उसकी तुलना में कम है, लेकिन फिर भी कई ऐसी चीज़ें हैं, टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, सब है, इसमें हमें दूसरे बाजारों की तलाश करनी पड़ेगी। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब टेक्सटाइल में हिंदुस्तान का सारी दुनिया में एक छत्र राज्य था,
लेकिन क्वालिटी का कारण बना क्या बना, जिसकी वजह से बांग्लादेश, लंका और वियतनाम एक्सपोर्ट में, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में हमसे आगे हो गए। हमें अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना होगा और डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं हमारे, वो बंद नहीं होने चाहिए किसी के, क्योंकि रास्ता तो बातचीत के जरिए ही निकलता है। हालांकि जिस तरह का बिहेवियर है अमेरिका के राष्ट्रपति का, अभी 2 साल का टर्म होता है वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, अगली साल उसका चुनाव होगा, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप की इन हरकतों की वजह से हार जाएगी। फिर ये मनमानी नहीं कर सकता, लेकिन हमें कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। हमें अपने ये अच्छा है प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं, डोभाल को इंग्लैंड, रूस भेजा है, ये सब करना पड़ेगा। सारी 3 तिकड़ हमें भी करनी पड़ेगी अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रंप जब इस तरह से कर रहे हैं तो भारत क्या कर रहा है? क्या भारत को ये पता नहीं था? हम अपनी इकोनॉमी को, हम अपनी अर्थव्यवस्था को, हम अपनी विदेश नीति को किस तरह से तय कर रहे हैं? वही बात है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र में कही है। और इसको लेकर ट्रंप के सवाल को और ट्रंप के सवाल से किस तरह से भ्रमित किया जाए, जो संसद में मांग हो रही है लगातार, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप पर भी चर्चा हो और ट्रंप पर प्रधानमंत्री वक्तव्य दें कि बार बार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या है और ऐसी मजबूरी कौन सी है कि आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। किसी भी जवाब में डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं आ रहा है, क्यों? बहुत बड़ा सवाल है। सुन लेते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद हैं महुआ मांझी, वो क्या कह रही हैं। और ट्रंप का भी सवाल SIR की तरह बहुत बड़ा बनता जा रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरह से खामोश है, कोई भी जवाब देने से बच रही है लगातार। महुआ मांझी को सुनते हैं। दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि भारत ने कहा है कि भारत का हित सर्वोपरि है, किसानों का हित सर्वोपरि है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को? देखिए, अमेरिका में जो चुनाव हुआ जब, तो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देने वाला भारत हर डेट पे वो देख रहा है कि अमेरिका किस तरह से भारत के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। इस पर विचार करना चाहिए और ये जो विदेश नीति है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। इससे महंगाई बढ़ेगी। हालांकि भारत के लोग हर तरह से जीना जानते हैं, गरीबी में अमीरी में बहुत फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका में भी जो है वो उसको भी इसको वहाँ के लोगों को इसको सफर करना पड़ेगा। वहाँ तो भारतीय चीजें काफी बिकती हैं और इस तरह से वहाँ जो भारतीय है उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। कहीं न कहीं इसकी वजह से कई जगह पर छटनियां होंगी, जिससे लोग बेरोजगार होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, तो भारत को सोचकर और समझकर काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे लगातार रहते हैं, तो देशवासियों को लगता था कि पूरी दुनिया के लोग भारत के साथ हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से लेके अब तक देखा जा रहा है कि हर कोई भी मदद की हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं और अमेरिका ने तो हद कर दी है। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ लोकसभा में, जब उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि युद्ध विराम में अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं था, उस दिन भी बाद में ट्वीट करके अमेरिकी प्रेसिडेंट ने फिर वही बात दोहराई जिसे उन्होंने ऑलरेडी 28, 29, 30 बार दोहराया था। तो कहीं ना कहीं इस पर सोचने की जरूरत है। अभी प्रधानमंत्री जी चाइना गए हैं, चीन गए हैं, तो वहां पर आप सोचिए कि सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चीन ने ही सपोर्ट किया, तो यहाँ भी हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हो गए हैं। तो हर तरह से भारत विदेश में और विदेश के लोग भारत के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रही हैं अमलेंदु जी महुआ मांझी की प्रधानमंत्री पूरी दुनिया घूमते रहते हैं, तो हम लोगों को लगा, देशवासियों को लगा कि पूरी दुनिया में एक बहुत भारत के प्रति समर्थन और भारत के प्रति लोगों का आदर ये बढ़ रहा होगा, लेकिन दिखाई ये पड़ रहा है कि सारे लोग हमारे विरोधी ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। तो अब सवाल उठेगा ही कि आखिर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा विदेश यात्रा का जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो किस लिए, उसका मकसद क्या था? और फिर जा रहे हैं चीन और जापान। जाना था, जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना। गाना सुना है ना, तो जापान और चीन दोनों जगह जा रहे हैं कि ताकि कोई ये ना कहे कि जाना था जापान पहुंच गए चीन। तो चीन जाना था उनको, तो चीन के साथ साथ जापान इसीलिए रख लिया ताकि लोग सवाल ये ना करें कि प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे समीर जी कि वो ह्वेन सांग जो था वो उनके गांव में आया था,
वडनगर में उनके गांव में आया था, ये बताया शी जिनपिंग के सामने ही बताया। हाँ, शी जिनपिंग के सामने बताया उन्होंने कि उनके गांव में आया था और उसके बाद जिनपिंग उनके गांव हाँ, और फिर जिनपिंग उनके गांव में पहुंचे तो बड़ा आत्मीय संबंध था। झूला भी झुलाया था यहाँ चांदी के झूले पे शी जिनपिंग को, और उसके बाद ही डोकलाम हो गया था। तो ये सवाल उठे थे। उसके बाद ही फिर जो है लद्दाख पर कब्जा जो था वो कितने किलोमीटर पे जो कह रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वो हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये सवाल निश्चित तौर पे है कि आपकी इतनी यात्राओं का देश को हासिल क्या हुआ। जब ट्रंप इतने तरीके से लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, और कोई भी देश हमारे साथ पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, तो फिर प्रधानमंत्री की यात्राओं का निकला क्या। लेकिन सभी बिल्कुल यात्राएं तो होती रहती हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको सुख मिला है, उनके हाथ में राजयोग है कि सरकारी खर्चे पर वो सारी दुनिया घूम सकें, तो घूम रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं। अच्छी बात है, उनको लेना चाहिए इसका मजा, सारी दुनिया में घूमने का। और जो जगह बची है वो भी घूम घाम लें, फिर पता नहीं घूमने का अवसर मिले ना मिले। 7 सितंबर को 75 के हो रहे हैं तो हो सकता है। लेकिन जो कल एक घटना हुई है समीर जी, उसने ये साबित कर दिया है कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला हो, चाहे अमित शाह जी का फैसला हो, या सरकार में जिस भी व्यक्ति का फैसला हो, वो बहुत तुच्छ प्रवृत्ति का, तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो नरेंद्र मोदी से वरिष्ठ थे भारतीय जनता पार्टी में, और 4 जगहों के गवर्नर रहे, 3 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, सत्यपाल मलिक, उनका निधन हुआ। और सत्यपाल मलिक का अंतिम संस्कार जो हुआ वो राजकीय सम्मान के साथ नहीं हुआ, और सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा वहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। बताया जाता है कि जनता दल यू की तरफ से केसी त्यागी जो थे केवल वो पहुंचे, और वो भी पता नहीं, चूंकि उनके संबंध समाजवादी रहे हैं और एक ही काया क्षेत्र से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और मतलब एक तरह से कहा जाए जनता दल में साथ साथ राजनीति की, तो वो समझा जा सकता है कि वो उस लिए पहुंचे अपने व्यक्तिगत संबंधों पे। लेकिन एक पार्टी के तौर पे बीजेपी की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, और प्रधानमंत्री ने भी एक छोटा सा ट्वीट अंग्रेजी में कर दिया कि उनके परिवार के प्रति मेरी जो है संवेदना है, इतना कर दिया। लेकिन जो राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। समाज सवाल ये भी उठ रहा है अमलेंदु जी कि क्या प्रधानमंत्री ने दूसरे नेताओं को भी उनके साथ जाने, उनके उसमें शोक सभा में जाने से मना कर दिया, या लोगों को ये डर था कि अगर वो चले गए होंगे, चले जाएंगे तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो जाएगी? क्योंकि आपको याद होगा कि जब शुरुआती सरकार बनी थी उस समय एक कैबिनेट मंत्री पता चला कि वो पुराने संबंधों की वजह से आडवाणी जी के पास 2-3 बार चले गए, उनका विभाग ही बदल दिया गया। हालांकि बड़े मुखर होकर प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। हाँ, उनका बदल गया, वो करते हैं, लेकिन ये डर रहा। हाँ, ये डर रहा होगा समीर जी। और देखिए, ये तो खुले तौर पर ये भी नहीं कहा गया था किसी को कि आप जगदीप धनखड़ साहब के स्वास्थ्य का हालचाल ना पूछें। हाँ। लेकिन जगदीप धनखड़ के हाथ का स्वास्थ्य का हाल भी किसी ने नहीं पूछा जी। और प्रधानमंत्री ने भी केवल एक ट्वीट किया, और वो भी तब किया जब उनका इस्तीफा स्वीकृत हो गया राष्ट्रपति के यहाँ से, तब किया कि वो उन्होंने कई पदों पर काम किया इस तरीके से। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जावेद अली खां, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट समीर जी काफी कुछ कहता है। वो आप बताएंगे कि क्या ट्वीट किया तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, जावेद अली खान एमपी हैं और उन्होंने लिखा है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न और जयंत चौधरी को राज्य मंत्री का पद मिलने के बाद जगदीप धनखड़ को विदाई समारोह और सतपाल मलिक को राजकीय सम्मान देने की क्या आवश्यकता है? अब हम लोग उसको याद करें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किन परिस्थितियों में जयंत चौधरी चले गए थे एनडीए में। उसके पहले लगातार वो किसान आंदोलन के समय से ही सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया तो बोले अब हमें क्या चाहिए। और दुर्भाग्य की बात है या हैरानी की बात है अमलेंदु जी कि जयंत चौधरी भी नहीं पहुंचे। उसी इलाके से आते हैं, उनके पिता के मित्र रहे, उनके पिता के मित्र रहे, और एक समय में सतपाल मलिक चौधरी चरण सिंह के वारिस समझे जाते थे, राजनीतिक वारिस। क्योंकि अजीत सिंह जी अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। और सत्यपाल मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेताओं में थे और छात्र आंदोलन से निकल कर आए तपे तपाए नेता थे। और आप ये ताज्जुब करेंगे समीर जी कि आज की राजनीति में भी ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि जो किराए के मकान में रहता था, 1 BHK में रहता था, और उसने एक मकान इसलिए खाली किया क्योंकि सस्ता मकान मिल गया था, इसलिए रहा।
तो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीके का तिरस्कार है उसको समझा जा सकता है। क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का पद छोड़ने के बाद सरकार की काफी उन्होंने आलोचना की, किसान आंदोलन, और सबसे महत्वपूर्ण बात पहलगाम हमले को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठाए थे। जांच की मांग और लगातार मरते दम तक वो करते रहे और शायद यही नाराजगी की वजह रही। हाँ, यही नाराजगी की वजह रही होगी और इसीलिए भाजपा के और नेता भी जो शायद जा सकते थे, समाजवादी धारा के भी बहुत से लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन वो लोग भी कोई भी थे वो जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और किसी ने भी श्रद्धांजलि भी अपनी अर्पित नहीं की। जी बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे नेता वहां गए, राहुल गांधी भी गए, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, तमाम नेता, वो सबके नाम क्या कहना, लेकिन सरकार की तरफ से अगर कोई नहीं गया, राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो संस्कृति और परंपराएं हैं उनको भी कैसे ताक पर रख देती है सरकार अपने विरोधियों के लिए। संजय सिंह ने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं इस पर और इसको लेकर सरकार को घेरा है। सुन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है क्या राजकीय सम्मान के भी हकदार नहीं थे सतपाल मलिक। 5 साल का टेन्योर पूरा किया था गवर्नर के तौर पर, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद, विधायक, सब कुछ रहे, 50 साल लंबा राजनीतिक करियर था उनका, लेकिन केवल और केवल सरकार पर सवाल उठा रहे थे, इसलिए उनको अंतिम संस्कार, उनको राजकीय सम्मान भी नहीं दिया गया मरने के बाद। संजय सिंह को सुनते हैं। देखिए, ये बहुत दुख की बात है और कहीं न कहीं ये सरकार की घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि आप एक पूर्व गवर्नर को जो कई राज्यों के गवर्नर रहे, उनको आप उनके निधन के बाद भी सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके वो हकदार हैं, जो कि उनको मिलना चाहिए। ये बहुत ही दुखद बात है और बहुत ही घटिया मानसिकता का प्रदर्शन केंद्र की सरकार कर रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की नफरत की सोच को भी प्रदर्शित करता है। सत्यपाल मलिक जी ने अपना पूरा जीवन बहादुरी के साथ जिया, सच के लिए हमेशा खड़े रहे, इस बात की चिंता किए बगैर कि उसका खामियाजा उन्हें क्या भुगतना पड़ेगा। अफसोस इस बात का भी है कि जब वो यहाँ हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में एडमिट थे, उस वक्त उनके ऊपर सीबीआई का केस दर्ज किया गया। तो ये क्रूरता की पराकाष्ठा है और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि इनसे लोग प्रेरणा लें और बहादुरी से इस देश, इस समाज के लिए काम करें। प्रभु से ये प्रार्थना है कि इनके पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, इनके परिजनों को ये कष्ट सहन करने की शक्ति दे। और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अभी भी वक्त है। तो अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान के साथ भी नहीं किया गया, सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे थे, यही संजय सिंह ने उसको लेकर नाराजगी जताई है सभी ने, लेकिन सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा भी नहीं पहुंचा। सत्यपाल मलिक के साथ काम करने वाले भी बहुत से लोग रहे होंगे, यानी निजी दोस्ती दिखाने के लिए भी कोई नहीं पहुंचा, ये निश्चित तौर पर हैरानी की बात है। पर सरकार जिस तरीके से बहुत सारे मुद्दों से घिरी हुई है, तो विरोध करने वालों के साथ कैसा भी बर्ताव करेगी, लेकिन विरोध होता रहेगा। क्योंकि विरोध क्यों हो रहा है, यह सरकार का विरोध नहीं है, बल्कि देश के लिए यह विरोध हो रहा है। देश की गरिमा को तार तार किया जा रहा है, देश की संप्रभुता को खतरे में डाला जा रहा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह से ट्रंप धमकी दे रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि SIR के जरिए जो विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी की जा रही है और कैसे पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की साजिश की जा रही है, वो बहुत गंभीर मुद्दा है। इस पर रहेगी हमारी निगाहें। और 1:30 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं राहुल गांधी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देखेंगे DB लाइव पर, बने रहिए DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।